सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and very good afternoon to all of you. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे भी मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम रेडियो की फ्रीक्वेंसी 89.4 पर सुन रहे हैं और साथ साथ आप लोग हमें फेसबुक पर भी लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे एज के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी जितने भी लिसनर्स और जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग संडे को कैसे गुजार रहे हैं और साथ साथ ये भी बताएं कि आप लोग कहाँ पर घूमने गए, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं और ये एक वाहिद दिन होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोगों ने घूमना है, किसी के घर जाना है, तो लोग ये संडे का दिन जो है वो रखते हैं। सो ये भी चीज आप लोग हमें कमेंट्स के थ्रू भी बता सकते हैं और आपके कमेंट्स को मैं अपने प्रोग्राम में जरूर जो है वो शामिल करती चलूंगी। और आप देख रहे होंगे हमारे सर पर मौजूद हैं, एक सर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देती चलूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिर्जा मुनीब बेग, जिनका अगर बैकग्राउंड बताती चलूं केमिस्ट्री के टीचर हैं और बहुत से इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है ये काफी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं और इनसे जाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूंगी कि ये अपना कोई इंट्रोडक्शन अपने लिसनर्स एंड व्यूअर्स को खुद दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने तमाम लिसनर को अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम है मिर्जा मुनीब बेग और मैंने बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है एजेके यूनिवर्सिटी से 2020 से लेकर 2024 तक हमारा बैच था। अभी रिसेंटली मैं काफ़ी सारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। मेरा मोस्टली जो मेजर सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को जो 8 क्लास से बिलो हैं उनको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी, बेसिक साइंसेस भी। वेरी गुड सर। सर मुझे सबसे पहले आप ये बताएंगे, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने केमिस्ट्री के ही शोबे को क्यों मुंतहिब किया? मतलब लोग जो है काफी डरते हैं, मतलब कि काफी लोग इस चीज से झिझकते हैं कि हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, रिएक्शंस में काफी गुम होकर रह जाते, तो आपने ये जो सब्जेक्ट है क्यों परस्यू किया? लेकिन इस जो आपसे पहले मैं ये कॉल लेना चाहूंगी, देखती हूँ कौन है कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम ये कॉल जो है वो रिसीव नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत जो है वो हारनी नहीं है। आप लोग कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है हमारा 0582253237 इट्स आवर कॉलिंग नंबर और आप एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए टाइप करेंगे जो कि स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी सर, आप मुझे इस चीज का आंसर दें कि आपने केमिस्ट्री का ही शोबा क्यों मुंतहिब किया, जबकि लोग बड़े डरते हैं इससे। अच्छा, इशू ये था कि मैं स्टार्टिंग से जब मैं 9th एफएससी में गया तो मेरा साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब साइंस के सारे सब्जेक्ट, मैथ्स भी बहुत अच्छी आती थी मुझे। इवन देन मैथ्स में मेरे जो मैट्रिक में थे वो फुल मार्क्स थे। सो उसके बाद केमिस्ट्री भी मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, फिजिक्स भी लगती थी और बायोलॉजी भी लगती थी। इंटरेस्ट इन सब सब्जेक्ट में था, लेकिन जो रैट रेस होती है, मैं भी एक रैट रेस का हिस्सा था कि मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है। तो ऑप्शन 2 थे। तो हुआ ये कि मेरा जो बड़ा भाई था उसने इंजीनियरिंग की हुई थी, तो मुझे घर वालों ने कहा मेडिकल कर दो। तो बायो में इंटरेस्ट भी था, ह्यूमन बॉडी के बारे में रिलेटेड पढ़ना भी था, तो इंटरेस्टिंग भी लगती थी फील्ड। तो सो मैं बायो में चला गया। प्री मेडिकल मैंने कर ली, प्री मेडिकल की। उसके बाद जब ये आया एमडी कैट आया, एमडी कैट करने की बारी आई तो ट्राई की, नहीं हुआ एट द एंड। फिर जब आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बारी आई तो एडमिशन लिया मैंने, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों में अप्लाई किया। तो मेरिट जो ज्यादा था वो केमिस्ट्री का ज्यादा था, वहाँ पे मेरा इजीली हो गया। और दूसरी जो मुझे किसी ने बात बोली थी, मेरे जो वालिद साहब थे वो खुद भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ये बात बोली थी मुझे कि आपके पास अगर आप बॉटनी या ज़ूलॉजी की फील्ड में जाओगे तो आगे जो आपके पास लेक्चरर की पोस्टें आती हैं या डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पोस्टें आती हैं,
तो वहाँ पे आपके साथ आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा। बॉटनी वाले भी आएंगे, जुआलॉजी वाले भी आएंगे, हेल्थ साइंसेज वाले भी आएंगे। सो बेटर ऑप्शन आपके पास ये है, आप केमिस्ट्री में चले जाओ। एक तो ये है कि मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई है, आप बड़े लकी हो कि आपका इधर हुआ है। तो वही बात है कि जब आप, मैंने इस वजह से केमिस्ट्री चूज की। दूसरा केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी थी, घर का सब्जेक्ट था, थोड़ा खून ब्लड में भी शामिल था, तो इस वजह से केमिस्ट्री चूज की ताकि आगे ऑप्शन सही मिल सके, मतलब आगे टीचिंग में हो जाए या बाकी जो इंतजामी पोस्टें आती हैं तो उनमें केमिस्ट्री का मतलब ये होता है मेरिट हाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, तो फिर वो आपकी भी, तो मुझे वही लग रहा है कि आपके फादर ने ही कहा कि केमिस्ट्री अपना ही सब्जेक्ट है, वही रखा जाए। जी, थोड़ा वो भी है ना, आप जिस शोबे में होते हो तो आपकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है, आप जिसको भी सजेशन देते हो तो अपने शोबे को मतलब प्रोटेक्ट करते हो या उसकी थोड़ा सा उसकी साइड लेते हो। दूसरी बात ये है कि हर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल का जो मेन ड्रॉबैक ये है कि पेरेंट्स को न्यू ऑप्शंस का पता ही नहीं है। हमारे टाइम पे भी जो ऐसे ही ऑप्शन था, है। पेरेंट्स को सिर्फ दो ही पता था, एफएससी करोगे, एफएससी करके या तो आपने किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है या मेडिकल की फील्ड में जाना है। और हमें भी ऐसा, आपने भी एफएससी की होगी, आपको भी पता है मैट्रिक एफएससी में आपको कितना एक नॉलेज होता है कि आप कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। कोई भी नहीं, आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। बेसिक यही होते हैं। इससे आगे फिर आगे आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो वहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करते हो। ऐसे ही है। अच्छा, आपने मेरी बात की तो मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर मैंने सीएस को चूज किया था, क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो इसको आर्ट्स ही कंसीडर करते थे। लेकिन मैंने इन सब के अगेंस्ट जाकर अपनी जो मम्मा थी उनको एतमाद मिली और ये सब्जेक्ट चूज किया था। और ये चीज जो है पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। और आपने खुद ही बोला है कि अब बहुत सी ऐसी फील्ड्स आ रही हैं जिनको पेरेंट्स का नहीं पता। सो इस चीज से निकलकर हमें जो है ना देखना चाहिए कि किस में आसानी है और लोग क्या कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ उसी डॉक्टर में ही कंफ्यूज होकर रह गए, उन्हीं इंजीनियर्स में कंफ्यूज होकर रह गए। एक अच्छी मतलब कि एक पॉइंट है उन लिसनर्स के लिए जो कि अभी तक उलझे हुए नहीं उलझनों में। सर माशाल्लाह से आप टीचर हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि आपने टीचिंग का ही प्रोफेशन क्यों परस्यू किया? अच्छा, टीचिंग का एज ए स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट लाइफ में होता था तो क्योंकि हम एक्चुअली मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, हमारे जो गांव था उसमें ऐसा अभी भी मतलब 8 क्लास से ऊपर या 5th क्लास से ऊपर स्कूल्स नहीं, हाई स्कूल्स नहीं। सो हमें ऑब्वियसली जब मैं 5th क्लास से अबाव आया, 6-7 क्लास में आया तो हमें पढ़ने के लिए सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। तो जब मैं सिटी में शिफ्ट हुआ तो मुझे, क्योंकि यहाँ के बच्चों के कंसेप्ट अच्छे होते हैं, हमारे जो विलेज वाला बैकग्राउंड होता है वहाँ पे बस बच्चों को सिर्फ रटा लगाया जाता है, तो मैं काफी लेग करता होता था बच्चों में, क्लास में बहुत ज्यादा लेग करता होता था। तो मुझे ये होता था कि चीजों को समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपना ये मेथड डेवलप किया कि मैं जो टॉपिक भी पढ़ता था तो उसको एज अ टीचर बन के खुद को समझाता होता था कि इस टॉपिक को अगर मैं टीचर हूँ, मैं अगर बोर्ड पे जाके समझा रहा हूँ, इस तरीके से मैं समझाऊंगा, इस तरीके से मुझे समझ आएगी। तो वहां से थोड़ी सी मेरे बीच थोड़ी सी टीचिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट करने का थोड़ा सा मेरे बीच शौक पैदा हुआ। तो मैंने कहा कि इन केस अगर जब अपनी फील्ड से रिलेटेड जब तक मुझे कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं मिलती तो टीचिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जाए। और मैं बड़ा खुश होता हूँ मतलब बच्चों को पढ़ाते हुए। मेरा पढ़ाने का मेथड भी इस तरीके का होता है कि टोटली बुक से नहीं पढ़ाना, कोई इंटरेस्टिंग चीज़, कोई मुश्किल चीज़ है उसको जितना ईजी हो सके बेसिक लेवल पे जाके समझाओ, किसी फनी स्टोरी के साथ, किसी फनी जोक के साथ रिलेट कर दो। जैसे आपके पास होता है कि मैं अक्सर बच्चों को कहता रहता हूँ, आपने अगर कोई साइंस का टॉपिक समझना है तो आप सिंपल उसकी एक स्टोरी बनाओ, उसके पिन पॉइंट्स बनाओ। जैसे अगर आप किसी भी बच्चे को कहो, चाहे वो 5th क्लास का है, 6th क्लास का है, उसको आप ये बात बोलो कि आपने स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है। तो उस बच्चे के ज़हन में सिर्फ 3 बातें होंगी कि कछुए और खरगोश ने रेस लगाई, कछुआ जो था वो चलता रहा, खरगोश रास्ते में सो गया, एट दी एंड कछुआ जीत गया। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर वो बच्चा पूरी 2 से 3 पेज की स्टोरी लिख सकता है। इसी तरीके से साइंस सब्जेक्ट में आपके पास ये होता है कि साइंस सब्जेक्ट में आपके पास कोई भी आपके पास टॉपिक है उससे रिलेटेड मेन 3 से 4 पिन पॉइंट्स होते हैं। उनकी अगर आपको मेन नॉलेज है, उसका मेन आपको कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको आ जाए, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाए। लेकिन वो कंसेप्ट नहीं आते, आप पूरा रटा लगा लो, एट दी एंड उस रटे में से आपको 2-3 वर्ड नहीं आए, आपको सब कुछ भूल जाओगे। तो मेरा जो टीचिंग मेथड होता है, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ वो इसी बेसिस पे पढ़ाता हूँ कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। अब वैसे भी कॉन्सेप्चुअल सिलेबस आ गया है 9th 10th FSC का, तो कंसेप्ट आते हो तो आप इसलिए पूरा
टॉपिक आ सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आते, आपने पूरा टॉपिक याद किया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज आएगी, इवन देन उस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर कोई चीज आएगी, टॉपिक से बीच से ही आएगी, आप बीच में से नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना पड़ेगा, एंड तक उसके बीच में से वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपने एक और बात बोली कि मैं जब खुद बच्चा होता था तो खुद ऐसे टीच करता था, खुद ऐसे पढ़ाता था खुद को कि मैं खुद टीचर हूँ, तो ये पैशन आपने खुद इस तरह सेलेक्ट किया। तो जब अभी भी बच्चों को चाहिए कि अभी उनको अगर नहीं याद हो रहा तो हम अक्सर बच्चों को ये कहते हैं कि आप लिख कर याद करें। आपको भी टीचर्स ये कहते थे कि लिख के याद करो, लिख के याद किया हुआ जो है ना वो भूलता नहीं है। तो हम खुद वो लिखते थे, 10 टाइम्स लिखते थे, वो कुछ ना कुछ जब लिखते थे ना वो माइंड में पड़ता जाता था और याद होता जाता था। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, ऐसी टेक्निक्स जो कि बच्चों को आप बताएं कि वो इजीली याद कर सकें? अच्छा, ये चीज अगर कोई बच्चा सुन रहा है या आपने भी एक्सपीरियंस की होगी कि हम जब कोई भी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते थे, हमें साइंस के एट द एंड जब हम पेपर देने जाते थे, हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट 4 जो चैप्टर थे वो बहुत अच्छे तरीके से आते होते थे एज कम्पेयर टू लास्ट चैप्टर। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि फर्स्ट 3-4 जो चैप्टर होते थे उनको हमने बार बार पढ़ा होता था, मतलब स्टार्ट टेस्ट भी होते थे, मंथली टेस्ट में भी वो चैप्टर हम कवर करते थे, उसके बाद आपके जो फर्स्ट टर्म होते थे उसमें भी, सेकंड टर्म में भी, फिर आपके पास प्री बोर्ड जो होते थे उसमें भी, वो चैप्टर के जब आप ज्यादा टेस्ट लेते हो तो बच्चे की तैयारी सही हो जाती है। इसको मैं अक्सर, वो साइंटिफिक रिसर्च एक है, वो कहती है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो फर्स्ट टाइम आपका जितना मर्जी ब्रिलियंट पॉइंट हो, आपको उसके 100% में से 17% याद होता है। सेकंड टाइम जब आप उसको रिवाइज करते हो वो 17% से 54% आपको याद होता है। थर्ड टाइम आप रिवाइज करते हो तो वो 80s की लाइन में चला जाता है। इस तरीके से आप जिस चीज को जितना ज्यादा रिवाइज करते हो, जितनी ज्यादा दफा पढ़ते हो, वो ज्यादा अच्छी तरीके से याद होता है। सेम दूसरा आपके पास जो बुक के पहले चैप्टर होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपने पढ़ा ज्यादा होता है, आपने टेस्ट ज्यादा दिए होते हैं, तो वो आपको अच्छे तरीके से याद होते हैं एज कम्पेयर टू लास्ट चैप्टर। तो यही है, इसी वजह से हम बच्चों को कहते हैं कि लिखें या साथ साथ याद करें। उसका मेन पर्पज ये होता है कि बच्चे जब एक चीज को बहुत ज्यादा दफा रिवाइज कर लेते हैं तो वो उनके माइंड में रहती है, ज्यादा देर तक स्टोर रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपने देखा होगा कि आजकल कोर्सेज काफी टफ हो गए, लाइक बायो और केमिस्ट्री और मैथ की बात करूं तो डबल बुक्स आ गई हैं। अब टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उन कोर्स को कवर करें या तो फिर बच्चों से टेस्ट लें, उनकी तैयारी सही से हो। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हमें निसाब में चेंजिंग लाने की जरूरत है या फिर नहीं? जी, निसाब में चेंजेस, मैं इस बात को बोलूंगा कि अब निसाब में इन्होंने चेंजेस इस तरह की लाई है ना, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि लेट्स सपोज एक दुकानदार है, उसकी एक कच्ची सी दुकान है, उसने कुछ अर्सा बिजनेस चलाया, बिजनेस चलाने के बाद उसकी दुकान अच्छी चल गई, उसकी दुकान के अंदर जो पिलर बने हुए थे वो लकड़ी के पिलर बने हुए थे। अब उसने 5 to 7 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, 5 to 7 स्टोरी वाला प्लाजा बनाना है। उसने फर्स्ट जो स्टोरी है या फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है उसको चेंज नहीं किया, उसमें वही लकड़ी वाले पिलर यूज किए। जब बड़ी बिल्डिंग बनाई उसने तो वो बड़ी बिल्डिंग जो थी वो कोलैप्स होगी क्योंकि पिलर स्ट्रांग नहीं थे। तो मेन पर्पज ये है कि आप बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग करें। फर्स्ट आपने अगर सिलेबस चेंज करना है 9th 10th FSC का, तो फर्स्ट बच्चों को उस बैकग्राउंड पे लाएं, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड पे लाएं। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम का मेन ड्रॉबैक ये है कि हमने 9th 10th सबसे पहले हमने FSC का कोर्स चेंज किया। FSC में नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे 10 to 12 चैप्टर, अब बच्चे पढ़ रहे हैं 22 चैप्टर, और वो 22 चैप्टर भी ऐसे नहीं है कि उन्होंने पढ़ने वो कंसेप्चुअल बेसिस में, कॉन्सेप्ट भी एडवांस लेवल के हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि इवन दिन के FSC लेवल में अब हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें जाके, हमने जब FSC की थी तब वो कॉन्सेप्ट नहीं थे, हमें वो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में जाके मिले। तो मेरा तो ये है कि कोर्स चेंज करने का मेन आइडिया इनका ये होना चाहिए था कि 5th क्लास से ऑनवर्ड जिस सिलेबस को आस्ता आस्ता कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे लाते, ताकि बच्चा पहले कॉन्सेप्चुअल पढ़ता, उसकी बेसिक स्ट्रांग होती, उसके बाद उसको 9th 10th लेवल या FSC लेवल पे जाके अपग्रेड करते, ताकि बच्चे को पहले से प्रीवियस नॉलेज हो। ये वही बात है कि आपने फाउंडेशन बच्चे की मजबूत नहीं की, बच्चा आया हुआ है 5th क्लास से 8th क्लास तक, बुक के अंदर जो भी डेफिनेशन है, जो भी टॉपिक है, उस पूरे को रटा लगा के उसने पूरा रटा लगाया हुआ है, पूरी चीज को कोई उस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए नहीं है। अब आप उसके 9th 10th लेवल पे या FSC लेवल पे जाके कॉन्सेप्चुअल लाते हो तो अब वो 1 साल के अंदर किस तरह अडॉप्ट करेगा, किस तरह वो मार्क्स लेगा। इस वजह से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो लेट कर रहे हैं, या सिलेबस भी लेंथी लग रहा है। दूसरी बात ये है कि जो चीज होती है ना, चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना होता है। तो टीचर्स को भी पहले जमाने में होता ये था कि बच्चों को टोटली रटा लगवाया जाता था। ऐसे ही है, ये चीजें अभी भी शुरू है। 2-3 महीने के अंदर मैक्सिमम स्कूल कॉलेजेस की अभी स्टिल ये अप्रोच है कि 2-3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद मैक्सिमम टेस्ट लेने। लेकिन अब जो कोर्स है वो रटे वाला रहा नहीं है, अब कंसेप्चुअल रहा है। अब बच्चे को कंसेप्ट होगा तो उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन कर सकेगा। अब बुक से एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता, एज इट इज स्टेटमेंट नहीं आती।
अब बच्चे को जो टॉपिक दिया गया होता है वो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए होता है, उसको आगे प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करना है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चा तब ही सॉल्व कर सकता है जब उसके कॉन्सेप्ट है, उस टॉपिक से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट है। अगर उसके कॉन्सेप्ट नहीं है वो उस टॉपिक को नहीं कर सकेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि टीचर्स मैक्सिमम ये करें कि आप दिसंबर जनवरी तक कोर्स एंड करें। नॉर्मल जो मोस्टली स्कूल कॉलेजेस हैं वो उनकी ये कोशिश होती है अक्टूबर नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो। नहीं, आप 2-3 महीने ज्यादा लगाएं कोर्स को, बच्चों को कंसेप्ट सही तरीके से दें, साथ साथ तैयारी करवा के चलें। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको करवाएं ताकि बच्चे आउट ऑफ द सिलेबस या रिलेटेड क्वेश्चन आए जिनका आंसर बुक के अंदर नहीं है उनको सॉल्व कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। तो एक और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो शाय होते हैं, जो मतलब कि उनके जहन में बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जो टीचर से पूछना चाहते हैं, लेकिन उस शायनेस की वजह से वो कहीं ना कहीं पर पीछे रहते हैं। तो आप उन बच्चों को कैसे आगे लाना चाहेंगे? अच्छा, ये शाइनेस जो होती है ये नेचुरल होती है, बच्चों के अंदर होती है स्टार्टिंग से। तो इसमें बेहतरीन ये है कि टीचर की एक तो बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, बच्चे जो हों फ्रीली क्वेश्चन कर सकें। ये नहीं है कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो उस पर टीचर हंस रहा है या फिर क्लास अगर हंस रही है तो टीचर उनको इनकरेज कर रहा है। नहीं, दूसरी बात ये है कि टीचर का ये होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ वीक के अंदर एक आध वो ये करे कि एक दिन क्लास बजाय 40 मिनट के लेने के वो 20 मिनट में लेक्चर पढ़ाए, 20 मिनट में वो किसी बच्चे के प्रेजेंटेशन ले लेके आप इसी टॉपिक को आके दोबारा एक्सप्लेन करो, या बच्चों से कोई छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करवा दो आके बोर्ड पे करो। अब बच्चा जब स्टेज पे आता है उसका स्टेज फियर खत्म होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरे साथ अपनी ये प्रॉब्लम थी कि मैं एफएससी तक में स्टेज पे जाने से बहुत झिझकता होता था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नर्वस होता था मैं स्टेज पे जाते हुए। इवन दिन के मैं जब यूनिवर्सिटी में गया तो फर्स्ट टाइम मुझे इन्होंने क्लास का सीआर बना दिया। मैं डाइस पे गया, मैं डाइस पे जाके बात कर रहा हूँ, मैं इतना डर के मारे इतना कांप रहा था कि पूरा डाइस कांप रहा था, तो मेरी आवाज भी कांप रही थी। तो वो क्या था कि हमारी जो ग्रूमिंग हुई थी वो इस तरह की हुई थी कि बस क्लास में बैठना है, लेक्चर सुनना है, घर जाके याद करना है, वापस आके जिस दिन टेस्ट होगा वो सफे काले करने, अच्छे मार्क्स लेने और गुड। बाकी हमारी कोई ऐसा उस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन नहीं होती थी बच्चा आके बोर्ड पे प्रेजेंट करे। जाहिर सी बात है बच्चा जब बोर्ड पे आएगा गलती करेगा, उन गलतियों से सीखेगा। सबसे बात उसका थोड़ा सा माइंड ओपन होगा, वो बातों को सही तरीके से बोलना किस तरीके से है स्टेज पे वो सीखेगा। इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब जब इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होती तो वो बच्चों के लिए बीच शाइनेस रहती है। कितने सारे बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं या बहुत अच्छे उनके कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत अच्छे उनके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मेरा खुद होता था एफएससी लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे, जो से छोटी क्लासेस में मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते होते थे, लेकिन क्या था मैं डरता होता था कि मैंने क्वेश्चन किया शायद मैं कोई ब्लंडर कर दूंगा, सारी क्लास मुझ पे हंसेगी। लेकिन होता ये है कि आप जब क्वेश्चन करते हो तो ये लर्निंग का एक स्टेज होता है। आप जब क्वेश्चन करते हो तो आप किसी चीज को समझते हो। तो बेहतरीन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एज अ टीचर, अगर आपने किसी बच्चे की ग्रूमिंग करनी है तो उससे बोर्ड क्लास लाजमी लें। वीकली नहीं हो सकता, मंथली लें। एटलीस्ट आपकी क्लास का हर बच्चा आपके सेशन के बीच 3 से 4 दफा स्टेज पे आए, स्टेज पे आके 5 से 10 मिनट बोले ताकि उसके पास जो नॉलेज है उसको आगे डिलीवर कर सके। ये वही बात है कि आपने एक बुक के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज रखा है लेकिन उस बुक को आपने किसी लॉकर के अंदर कैद कर दिया, उसको ओपन ही नहीं होने दिया। यही बात है कि हम अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा नॉलेज तो देते हैं लेकिन हम उनके ये स्किल नहीं सिखाते कि उस नॉलेज को आगे प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कैसे करना है या आगे मजीद शेयर किस तरह करना है, जिस वजह से हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दें कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो अपनी फील्ड ही गलत चूज करते हैं, वो किसी प्रेशर की वजह से करते हैं या तो फिर ऐसा क्या है, मतलब कि नंबर तो वो अच्छे ले रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली मीरपुर बोर्ड का रिजल्ट हम लोगों ने देखा, काफी अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन आज वही बच्चे जो है हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। ये मसला किसमें है? जे मैं जहां तक इसको समझता हूँ, ये थोड़ा सा टीचर्स का भी ड्रॉबैक है, पेरेंट्स का भी ड्रॉबैक है कि बच्चों को कैरियर चॉइस नहीं दी जाती, फील्ड चॉइस नहीं दी जाती, कि डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बताया नहीं जाता। वही बात है कि बच्चे को मैट्रिक में या एफएससी लेवल में 2 ही तो फील्ड्स मिलती हैं, या इंजीनियरिंग की फील्ड है या मेडिकल की फील्ड है। इवन देंगे उसने इंजीनियरिंग की फील्ड कर भी ली, मेडिकल की फील्ड कर भी ली, तो उसके बाद उसको और ज्यादा फील्ड्स में, जैसे हमारे हाँ जो होता है आर्ट्स की फील्ड को बहुत बुरा समझा जाता है, जो सबसे नालायक बच्चा होता है वो आर्ट्स में जाता है। हालांकि आप आर्ट्स करके ये सीएसएस वाली साइड आप जा सकते हो, अच्छे तरीके से आप कहीं इन्वेस्टर वाली साइड जा सकते हो, आप ये जो आपके पास होते हैं रिपोर्टर वाली साइड, उस साइड जा सकते हो। अच्छी खासी अर्निंग होती है उस केस में, आपका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। फिर अगर आपने इंजीनियरिंग की फील्ड चूज किया तो इंजीनियरिंग में वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या आपके पास सिविल इंजीनियर आ गया या मैकेनिकल इंजीनियर, वो सारे आ गए, लेकिन उसमें ज्यादा सॉफ्टवेयर वाली तरफ रुझान नहीं है लोगों का, जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ रुझान नहीं है। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि अगर एक बच्चा मेडिकल वाला है तो
तो उसकी ग्रूमिंग इस तरीके से की जाती है कि वो इंजीनियर वाले से नफरत करता है, जो इंजीनियरिंग वाला है वो मेडिकल वाले से नफरत करता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, एक बच्चा जिसने मेडिकल पढ़ी हुई है उसको कंप्यूटर का जरा कुछ नहीं पता होता है, एक वर्ड नहीं पता होता है कंप्यूटर के अंदर, वर्ड कैसे यूज करना है, एक्सेल कैसे यूज करना है, जो अच्छे सॉफ्टवेयर है उनको कैसे यूज करना है। इवन मैंने कितने सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उनको अपनी सीवी बनानी नहीं आती, अपने रिज्यूमे बनाने नहीं आते, किसी स्कॉलरशिप तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिन पर हम लोग चीजें कर सकते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी अडॉप्ट हो गई है, मतलब एआई आ गया है, उसके थ्रू आप चीजें बना सकते हो। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को उस तरह की फील्ड की चॉइसेस नहीं दी जाती, और दूसरा उनको इनकरेज नहीं किया जाता कि आपने अगर स्टडी के ऊपर फोकस करना है तो थ्रू आउट आपने स्टडी के ऊपर फोकस करना है। मेडिकल वाले बच्चे का कोई कंसर्न नहीं है आपके पास कंप्यूटर के पास कि वो कंप्यूटर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। हालांकि ये भी एक टेक्निकल स्किल है जो आपके पास फ्री पीरियड्स मिलता है, वेकेशन मिलती है, उसमें आप बच्चे को कोई इंग्लिश कोर्स सिखाएं, कोई कंप्यूटर कोर्स सिखाएं। आज का दौर इस तरह का है कि आप किसी एक फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको मल्टी टास्कर होना चाहिए, आपको मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होगा तभी आप प्रोग्रेस करोगे, वरना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब जाहिर सी बात है हमारे बैच में जो मेडिकल की फील्ड में बच्चे थे तकरीबन 160 थे, 160 में से टोटल 2 बच्चे ऐसे थे हमारे बैच में से जो मेडिकल में सिलेक्ट हुए, बाकी किधर गए? बाकी किसी फील्ड में कर रहे हैं, किसी ने सीएस चूज किया, किसी ने फिजिक्स चूज किया। ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि क्लास के अंदर अगर 80 बचा है 80 का 80 मेडिकल सीट पे जाएगा, इतनी तो सीट्स भी नहीं होती। बिल्कुल तो ऐसे ही है। वो बच्चे को आप बैकअप प्लान के लिए तैयार करो, कोई साइड उसको स्किल्स सिखाओ, कोई कंप्यूटर स्किल्स सिखाओ, कोई और टेक्निकल स्किल्स सिखाओ, जो आगे लाइफ में अगर इनकेस आपने जो उसके लिए मेडिकल का प्रोफेशन चूज किया हुआ है उसमें अगर उसकी सिलेक्शन नहीं होती वो किसी दूसरी फील्ड में चला जाए। लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको फील्ड्स का पता होता है ना, वो ऐसे रिसर्च करते हैं, बस देखा देखी फलां के बच्चे ने मेडिकल किया है, फलां तो मुझे हमारे बेटे को भी यही करना चाहिए। हम लोग देख देख के ना अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा बर्डनाइज उनको कर देते हैं। सो सर आपने केमिस्ट्री का जो शोबा है वो मुंतहिब किया हुआ, तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कौन से ऐसे करियर ऑप्शन है जिन पे जा सकता है? अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आपके पास क्या सिर्फ टीचर ही बना जा सकता है या उसके अलावा कोई और भी ऑप्शन है? बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हो। आप जिस तरह फार्मास्यूटिकल की फील्ड तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फील्ड है कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो जहाँ पे मेडिसिन बनती हैं, आप डिफरेंट मेडिसिन बना सकते हो। आप एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जा सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपने रिसर्च करनी होती है। लेकिन एक अलमिया ये है हमारे पाकिस्तान के, हमारे पाकिस्तान में डिग्रियां तो करवाई जाती हैं, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता। और दूसरी बात ये है कि जो आपके पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर दी आप सब कॉन्टिनेंट देख लें, ये है कि हमारे पास जो हम डिग्री करवा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिकल जो फील्ड है उसमें कुछ भी नहीं है। अब आपने अगर केमिस्ट्री की है, केमिस्ट्री में आप इजिली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, वहां पे जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, लेकिन हमारे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, वो प्रैक्टिकल फील्ड मिलती नहीं है। या रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, पाकिस्तान में कहाँ केमिस्ट्री के अंदर रिसर्च हो रही है, कितनी एक रिसर्च हो रही है, ठीक। आप एज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपकी अप्रोच होना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड रखा गया है कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं, एक साइंटिस्ट बहुत ज्यादा अमीर है तभी वो रिसर्च कर सकता है, नॉर्मल नहीं कर सकता अगर उसके पास कोई नॉलेज है। तो मेन ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास केमिस्ट्री की फील्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, आपके पास हजारों फील्ड्स मिल जाएंगी। आपके पास आप बाकी कंट्रीज में जाते हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो। उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गई, इस तरह की चीजें इंडस्ट्री लेवल पे आप जा सकते हो। लेकिन इशू ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज है ही नहीं, फील्ड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है ही नहीं। जो हैं भी तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे अपॉइंट है वो जॉब छोड़ के आ रहे हैं, उनको ऐसा पे नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री ऐसा उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो फिर जब आपके पास प्रैक्टिकल फील्ड है ही नहीं, प्रैक्टिकल फील्ड का कोई आउटपुट ही नहीं है, तो आप समझते हो कि इस फील्ड का आगे रिजल्ट ही कोई नहीं है। वो अक्सर हमारे एक सारे होते थे, वो कहते होते थे कि जो स्कोप होता है वो किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता, स्कोप इंसान का होता है। अगर इंसान अच्छा टैलेंटेड है तो वो कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में स्कोप बना सकता है। स्टार्टिंग में जैसे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड साइंटिस्ट थे या मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें स्कोप बनाया, उन्होंने न्यू फील्ड्स को इजाद किया, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को इजाद किया, उन्होंने मेडिकल की फील्ड को इजाद किया, उन्होंने केमिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट केमिकल रिसर्च किया। तो वही बात है कि अगर इंसान टैलेंटेड है तो वो इजिली किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप है माशाल्लाह। सर एक और क्वेश्चन ये कि हमारा थियोरेटिकल वर्क तो बहुत ज्यादा लेकिन प्रैक्टिकल वर्क जीरो है। लाइब्रेरीज कहने पर तो स्कूल्स के बोर्ड्स पर काफी लाइब्रेरीज हैं, प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, लाइब्रेरीज भी हैं, लेकिन ये कुछ नजर नहीं आता जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं।
अच्छा हाँ, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो हमारी जो पसमानगी की मेन वजह यही है कि हमारा प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। आपने अगर ड्राइविंग सीखनी है, आप हजारों बुक्स उसके बारे में पढ़ लें, हजारों इशारों के बारे में पढ़ लें कि कब लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कौन सा इंडिकेटर आपने लगाना है, ठीक। आप हजारों बुक्स पढ़ लें कि गियर किस तरह शिफ्ट करना है, जब तक आप ड्राइविंग कार के अंदर नहीं बैठोगे, ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठोगे, आप खुद से स्टीयरिंग नहीं चलाओगे, खुद से गाड़ी नहीं चलाओगे, आप कभी नहीं सीखोगे। हमारा मेन अलमिया ही यही है कि हमारे बुक्स के अंदर नॉलेज बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। इवन इनके जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट बनता है, जिस जो फील्ड होती है 9th-10th की होगी या FSC लेवल पे, वहाँ पे आपके पास बुक्स के अंदर बाकायदा प्रैक्टिकल्स लिखे होते हैं कि इस प्रैक्टिकल को कैसे करवाना है। लेकिन हमारी यहाँ एज ए टीचर अप्रोच क्या होती है, बस टाइमली सिलेबस कवर करना है। हम जो एक्टिविटीज होती हैं, जो इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को वो सब्जेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा खुशक लगता है। या फिर आपने अक्सर देखा होगा, हमने भी अपना मैट्रिक का दौर इसी तरीके से गुजारा है कि मैट्रिक के अंदर फिजिक्स से रिलेटेड इतने इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड इतने इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं। लेकिन होता ये था कि हमें पहले 2 साल पूरा मैट्रिक का कोर्स पढ़ाया जाता था 9th-10th का, और हफ्ते के अंदर हमें प्रैक्टिकल करवाए जाते थे, और वो प्रैक्टिकल भी सरसरी से होते थे, बस आपने याद करना होता था। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपके पास ये है, केमिकल नहीं है, इसका अप्रेंटिस खराब है, तो अब वो ये होता है कि उससे जब बच्चे को पता चलता है तो वो देखता है कि अच्छा इस फील्ड में सिर्फ थ्योरी है, याद करने वाली है, प्रैक्टिकल वर्क कुछ भी नहीं है। तो जब प्रैक्टिकल वर्क होता है तो बच्चा उस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्ट लेता है, उस चीज को अच्छे तरीके से समझता है। तो हमारी जो मेन जो सिलेबस है उसके अंदर ड्रॉबैक ही यही है कि प्रैक्टिकल वर्क मेंशन है, दिया हुआ है, बहुत अच्छा एक्यूरेट प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है, लेकिन इशू ये है कि उससे रिलेटेड ना कोई इक्विपमेंट्स हैं, ना कोई स्पेसिफिक वे है, चेक एंड बैलेंस है कि स्कूल कॉलेजेस को देखा जाए वो प्रैक्टिकल वर्क प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, लेकिन आपने बच्चे को सिखाया नहीं है उसको कैसे यूज करना है। आपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सेम वही ड्राइविंग के बारे में सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन आपने उसको कभी ड्राइविंग सीट पे बिठाया नहीं है, वो कभी ड्राइविंग नहीं कर सकता। सेम आपने फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, लेकिन उसने अगर प्रैक्टिकल फील्ड में उसको अप्लाई करना नहीं सीखा, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स नहीं किया, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। यही हमारा मेन ड्रॉबैक है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही सर आपके साथ, और लास्ट मैसेज तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो बच्चे हैं? आजकल के बच्चे जो है, मैं उनको 2-3 नसीहतें करना चाहूंगा। एक ये कि बच्चों, ये है कि हमेशा प्लान भी तैयार रखो। लाजमी नहीं है जिस फील्ड में आप जा रहे हो आपको उसी में सक्सेसफुल आप रहो। दूसरी चीज ये है कि आप मल्टीटास्किंग करो। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि आप पढ़ने के साथ साथ स्किल सीखो, आप कंप्यूटर की स्किल सीखो। आजकल AI बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। आप जो अडॉप्ट करोगे, चेंज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करोगे, आपके सर्वाइव करने के, प्रोग्रेस करने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप अगर अडॉप्ट नहीं करोगे, न्यू चीजों को नहीं सीखोगे, थ्रू आउट सिर्फ बुक पे रहोगे, प्रैक्टिकल वर्क को अगर आपको चांस नहीं मिलता कहीं से, अगर आपको प्रैक्टिकल स्कूल नहीं करवा रहा, तो आपने खुद कोशिश करनी है प्रैक्टिकल वर्क करने की। चीजों को देखें कि ये जो नॉलेज है इसको प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको हम किधर किधर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको उस फील्ड का अच्छा नॉलेज हो, और प्लस आपके पास मल्टीटास्किंग हो कि उस फील्ड से रिलेटेड फील्ड या कोई और स्किल सीखें जो आपको अगर वो काम नहीं आती तो आपको वो स्किल काम आए। जैसे आपके पास अगर आपने मेडिकल किया है, तो मेडिकल में अगर आपकी सीट नहीं आती, आप एज अ साइड हसल पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, उसके बाद आप एनिमेशन सीख सकते हो। इसको लेके आप मतलब इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो। आपके पास लाजमी तो नहीं है कि आपने सिर्फ जो बुक है उसी से कमाना है, और बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं। जब ये बुक्स नहीं होती थी, जब ये नॉलेज नहीं होती थी, तब भी लोग जिंदा रहते थे, तब भी लोग प्रोग्रेस करते थे। क्यों? मल्टीटास्किंग। आपने पहले साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, वो एट अ टाइम पोइट भी होते थे, फिलोसफर भी होते थे, एस्ट्रोनॉमर भी होते थे, साइंटिस्ट भी होते थे। वो मल्टीटास्किंग करते हैं, वो डिफरेंट फील्ड्स को, ये नहीं है कि एक फील्ड से चिपक के रह जाना है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो फ्री टाइम मिलता है उसको बजाय इधर उधर वेस्ट करने के, आप कोई अच्छी स्किल सीखें। बिल्कुल अच्छी बात की आपने, लास्ट बात की, बहुत अच्छी बात की, सारी बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। डिग्रियां तो होती रहेंगी और कर भी रहे लोग, डिग्रियां हाथ में लेकर घूमे हुए, लेकिन स्किल्स नहीं सीखते, जिसकी वजह से उनको इतनी मतलब कि परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जी आज हमारे साथ मौजूद थे मिर्जा मुनीब बेग। बड़ी एक इंफॉर्मेटिव शो इनके साथ हुआ। उन्होंने बताया कि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, बच्चे किस तरह से काम कर सकते हैं अपने ऊपर, और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सहारे ही आपको बेसहारा करते हैं। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो रेडियो की फ्रिक्वेंसी 89.4 पर जारी रहेगा। सो हमें सुनते रहिएगा सुन FM 89.4 के प्लेटफॉर्म पर।